नेसर जी हमारे ही जिले के रहने वाले थे और शादीशुदा थे। उनके परिवार में उनके दो छोटे भाई, माता-पिता, पत्नी और दो बच्चे थे। नेसर जी कोलकाता में किसी सेठ के यहाँ ट्रक की ड्राइवरी करते थे। उन्हें ट्रक पर माल लाद कर दूर-दूर के शहरों में जाना पड़ता था। वे बहुत ही मेहनती थे और अपना काम पूरी जिम्मेदारी व ईमानदारी से करते थे। उनके कामों से उनका सेठ भी बहुत ही खुश था और हर महीने उन्हें अपने साथ लेकर डाकघर जाता था और 1000-1200 उनके घर मनी ऑर्डर जरूर करता था। नेसर जी की जिंदगी बहुत ही मजे से चल रही थी। कभी कभी जब उनको माल लेकर लखनऊ बनारस आना पड़ता तो वे थोड़ा समय निकाल कर घर पर भी आ जाते और घर वालों का हाल चाल लेने के बाद वापस चले जाते। एक बार की बात है कि हुनेसर जी रात को करीब 10 बजे ट्रक लेकर निकले। उन्हें दिल्ली की ओर जाना था। उनके साथ सामू नामक एक खलासी भी था। हुनेसर जी खलासी को अपने बेटे जैसा मानते थे और उसे ट्रक चलाना भी सिखाते थे। अब सामू ट्रक चलाने में निपुण भी हो गया था। उस रात सामू ने जिद करके कहा कि आप आराम से सो जाइए तो ट्रक चलाकर मैं ले चलता हूँ। नेसर जी ने उसे ट्रक चलाने से मना कर दिया और खुद ट्रक चलाते हुए निकल पड़े और सामू उनके बगल में बैठा रहा। रात के करीब 1 बजे होंगे और ट्रक एक चौड़ी सड़क पर तेज गति से दौड़ा चला जा रहा था। अचानक नेसर जी को पता नहीं क्या हुआ कि वे सड़क किनारे ट्रक रोककर बीड़ी जलाकर पीने लगे। बीड़ी पीने के बाद वे सामू से बोले कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, धीरे धीरे ट्रक चलाकर ले चलो। सामू तो ट्रक चलाना ही चाहता था। उसने ट्रक की स्टीयरिंग पकड़ ली और धीमी गति से ट्रक को चलाने लगा। लगभग आधे 1 घंटे के बाद जब सामू को लगा कि अब हुनेसर जी गहरी नींद में सो रहे हैं तो उसको मस्ती सूझी। उसने ट्रक की स्पीड बहुत ही तेज कर दी और गुनगुनाते हुए ड्राइविंग करने लगा। अचानक उसे पीछे से एक और ट्रक आती दिखाई पड़ी, शायद जिसकी स्पीड और भी तेज थी। उसने सोचा कि शायद पीछे से आ रही ट्रक उससे आगे निकलना चाहती है। उसने भी ट्रक का एक्सीलेटर दबाते हुए ट्रक को और भी तेज दौड़ाने लगा और क्या हुआ कि उसने ट्रक की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि ट्रक अब उसके काबू से बाहर हो गई। वह कुछ सोच पाता इससे पहले ही ट्रक सड़क छोड़कर उतर गई और एक पेड़ से टकरा कर पूरी तरह से नष्ट हो गई। इस दुर्घटना में हुनेसर जी तो प्रभु को प्यारे हो गए पर सामू बच गया। उसे कुछ ट्रक चालकों ने पास के अस्पताल में भर्ती कराकर उसके सेठ को सूचना भिजवा दी थी। सामू 4-5 दिन अस्पताल में ही था। उसे अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। उसकी एक गलती से उसके पिता समान हुनेसर जी को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसका दिल रो पड़ा, पर अब विधि के विधान के आगे वह कर भी क्या सकता था। उसने तय कर लिया कि अब वह जो भी कमाएगा उसका आधा हुनेसर जी के परिवार को दिया करेगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह वापस कोलकाता आ गया। अपने सेठ से मिलकर उसने सारी बात बताई और अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगा। सेठ ने उसे समझाते हुए कहा कि अब रोने से कुछ होने वाला नहीं, पर हम अभी हुनेसर जी के परिवार वालों को कुछ बताएंगे नहीं और समय समय पर उसके परिवार की मदद करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सामू से एक ऐसी बात बताई जिससे सुनकर सामू पूरी तरह से डर गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल सेठ ने सामू को बताया कि हुनेसर जी बराबर बताया करते थे कि जब भी यहाँ से माल लेकर दिल्ली के लिए निकलता हूँ तो रात को करीब 1-2 बजे एक सुनसान जगह पर ऐसा लगता है कि कोई ट्रक तेजी से पीछे से आ रहा है और हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। पीछे देखने पर वह ट्रक दिखाई नहीं देता, पर ट्रक के मिरर में
वह साफ साफ ओवरटेक करते हुए दिखाई देता है। कई बार तो मैंने अपने ट्रक को किनारे लगाकर उतर कर देखा तो पीछे कोई ट्रक ही नहीं दिखा। तेजी से आता हुआ ट्रक केवल रात को ही, और वह भी मिरर में ही दिखता है। मालिक, इस ट्रक के चक्कर में कई ट्रक वालों का एक्सीडेंट हो गया है। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। आगे उस सेठ ने कहा कि मैं हुनेसर की बातों को सुन तो लेता था पर उस पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ट्रक होकर भी ना हो। और वैसे भी मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता, पर तुम्हारी बातें सुनने के बाद पता नहीं क्यों अब मुझे हुनेसर जी की बातों पर विश्वास होने लगा है। सेठ जी के इतना कहते ही श्यामू एकदम शांत हो गया। वह चाह कर भी कुछ ना बोल सका। क्या पीछे से आ रहा ट्रक कोई भूत प्रेत था, या कोई भूत ट्रक बनकर ट्रक वालों को चकमा देकर दुर्घटना करा देता था। खैर, समय सबके घाव भर देता है। सेठ भी अपने काम में लग गए और सामू भी। 3 महीने बीतने के बाद एक दिन सेठ ने सामू से कहा कि चलो हुनेसर जी के घर चलकर आते हैं। इस बात को छिपाना ठीक नहीं होगा, और साथ ही हुनेसर जी के परिवार की कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे। हुनेसर जी जब थे तो हर महीने उनके परिवार को मनी ऑर्डर चला जाता था, पर 3 महीने से मनी ऑर्डर भी नहीं गया, और न ही कोई पत्र। उनके घर के लोग कहीं परेशान ना हो। सेठ की बात सुनकर श्यामू ने कहा कि सेठ जी, अगले महीने मेरी शादी है। शादी के बाद हम लोग चलेंगे, क्योंकि मैंने भी सोच रखा है कि हुनेसर जी के परिवार की मदद करता रहूंगा। इसके बाद सेठ ने कहा कि ठीक है, अगले महीने चलते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं हुनेसर जी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी कर दूं, और साथ ही उनके दोनों भाइयों को यहाँ लाकर कुछ काम धंधा दिलवा दूं। मई का महीना था और दोपहर का समय। कड़ाके की लू चल रही थी। सेठ और सामू पसीने से भीगे हुए थे। वे लोग पूछते पूछते हुनेसर जी के गांव में आ गए। एक आदमी ने हुनेसर जी के घर पर भी उन लोगों को पहुंचा दिया। हुनेसर जी के दरवाजे पर एक नीम का घना पेड़ था, जिसके नीचे चौकी पड़ी हुई थी। सेठ और सामू वहीं बैठ गए। उन लोगों ने हुनेसर जी के परिवार के लिए साड़ी, कपड़ा, मिठाई जो लेकर आए थे घर में भिजवा दिए। घर से उन्हें पानी पीने के लिए आया। पानी पीने के बाद उन दोनों ने हुनेसर जी के पूरे परिवार को यह घटना सुनाने की सोची। अभी वे कुछ कहने ही वाले थे कि तभी डाकिये के साइकिल की घंटी बजती हुई उसी नीम के आगे आकर रुक गई। फिर डाकिये ने हुनेसर जी के पिताजी को नमस्कार करते हुए मनी ऑर्डर सौंपा। मनी ऑर्डर सौंपने के बाद डाकिया चला गया। डाकिये के जाने के बाद हुनेसर जी के पिताजी ने कहा कि जब आप लोग आ ही रहे थे तो फिर हुनेसर को यह पैसे डाक से लगाने की क्या जरूरत थी। आप लोगों के हाथ से ही भिजवा दिया होता। हुनेसर जी के पिता के मुंह से इतना सुनते ही सेठ और सामू कुछ ना बोल सके, और सेठ ने हिम्मत करके हुनेसर के पिताजी से पूछा कि क्या कहा आपने? हुनेसर जी ने मनी ऑर्डर भेजा है। सेठ की यह बात सुनते ही हुनेसर के पिताजी ने बिना कुछ बोले हुए 100 के 8 नोट और मनी ऑर्डर वाला छोटा कागज का टुकड़ा जिस पर पता लिखा था सेठ के आगे बढ़ा दिए। सेठ जल्दी जल्दी उस कागज के टुकड़े को उलट पुलट कर देखने लगे। उन्हें कुछ भी विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मनी ऑर्डर के उस कागज पर जो हैंड राइटिंग थी वह हुनेसर जी की ही थी, और वह पैसा उन्होंने पिछले महीने ही उसी डाकघर से लगाया था जहां से सेठ और वे बराबर हर महीने पैसा लगाया करते थे। अब तो सेठ एकदम से घबरा गए। साथ ही सामू के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी हुनेसर जी के पिताजी बोल पड़े कि कुछ भी हो, पर भगवान ऐसा लड़का सबको दे। लोगों को बहुत ही सुख रखता है, और हर महीने थोड़ा कम या ज़्यादा मनी ऑर्डर
जरूर करता है। इतना सुनते ही सामू बोल पड़ा कि काका, क्या पिछले महीने भी मुनेसर जी ने मनी ऑर्डर किया था? मुनेसर जी के पिता ने कहा कि अरे भाई हाँ, पिछले महीने तो उसने 1200 रुपये भेजे थे। इतना सब सुनने के बाद आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि सेठ और सामू किस परिस्थिति में होंगे। अचानक सामू अपने आप को रोक न सका और रो पड़ा। सेठ से रहा न गया और वे सामू को चुप कराते हुए खुद भी रुआंसू हो गए। मुनेसर जी के परिवार वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये दोनों रोने क्यों लगे। अब उस नीम के नीचे गांव के अन्य लोग भी इकट्ठा हो गए। सेठ ने थोड़ी हिम्मत करके सारी बात कह डाली। यह बात सुनते ही वहां खड़े लोग, विशेषकर महिलाओं में रोना शुरू हो गया। पर अभी भी मुनेसर जी के घर वाले यह मानने को तैयार नहीं थे कि पिछले 4 महीने से हुनेसर जी नहीं है। अगर हुनेसर जी नहीं है तो इन 4 महीनों में जो 3 बार मनी ऑर्डर आए हैं वह किसने भेजा है? हैंड राइटिंग तो हुनेसर की ही है। इतना ही नहीं, 2 महीने पहले उसका एक पत्र भी मिला था जिसमें उसने लिखा था कि बाबूजी, कुछ जरूरी काम आ जाने के कारण 1 साल तक मैं घर नहीं आ सकता, पर मनी ऑर्डर बराबर भेजता रहूँगा। काफ़ी कुछ शांत होने के बाद हुनेसर जी के दुर्घटना की पुलिस द्वारा ली गई कुछ तस्वीरों और डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद अंत में हुनेसर जी के घर वाले माने कि अब हुनेसर जी नहीं रहे, वह भी पूरी तरह से। गांव वालों और कुछ रिश्तेदारों के कहने सुनने के बाद हुनेसर जी की अंतिम क्रिया संपन्न की गई। इसके बाद हुनेसर जी के दोनों भाई सेठ के पास कोलकाता चले गए। सेठ ने उन्हें एक कारखाने में अच्छे वेतन पर नौकरी दिलवा दी। इसके साथ ही सेठ हर महीने हुनेसर जी के परिवार के लिए कुछ पैसे मनी ऑर्डर करता रहा। खैर जो भी, पर अभी भी सामू को यकीन नहीं कि उसका पीछा करने वाला ट्रक कोई भूत चला रहा था और मरने के बाद भी हुनेसर जी अपने परिवार को मनी ऑर्डर करते रहे। खैर अब हुनेसर जी के परिवार को पूरी तरह यकीन हो गया कि अब हुनेसर जी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अब उनका पत्र मनी ऑर्डर भी नहीं आता और इस घटना को भी काफ़ी समय हो गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।